हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। काफ़ी टाइम से, अभी पिछले एक हफ्ते से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं। आप लोग प्लस क्लास में भी बोल रहे थे मुझसे कि सर एक वीडियो इज़राइल और फ़लस्तीन के ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनके ऊपर चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर। मैंने इस पर वीडियो तब बनाया था 2 साल पहले। इसका स्क्रीनशॉट ये आप देख सकते हो। 2 साल पहले इस वीडियो को मैंने अपलोड किया था, लेकिन तब आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वो मैं समझ भी सकता हूँ कि आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ने से मतलब नहीं होता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब होता है कि कौन सा टीचर किसके फेवर में है, कौन इज़राइल को फेवर कर रहा है, कौन फ़लस्तीन को फेवर कर रहा है। तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। अगर आपको नॉलेज लेनी है, आप वाकई में उसके बारे में जानना चाहते हो, तो ये वीडियो इस उम्मीद के साथ आज मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। अभी ये शुरू हो रहा है वीडियो। इस वीडियो में अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीख के जाओगे, ये मेरा आपसे दावा है। इज़राइल और फ़लस्तीन का ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये आज का कन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इज़राइल आज ही बम बरसा रहा है या फिर उससे पहले रॉकेट दाग दिए फ़लस्तीन ने इतने सारे। ये सब आज का नहीं है, ये सब बहुत पुराना है। बस अंतर यह है कि आज से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले तक न्यूज़ इतनी ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक की वजह से आज चीज़ें तुरंत ट्रेंड में आ जाती हैं, वायरल हो जाती है। आज आपको वो चीज़ वाकई में न्यूज़ जैसी न्यूज़ लगती है, लेकिन तब बाकी लोगों को पता भी नहीं लग पाता था। शायद 2 साल पहले जब मैंने वीडियो ये बनाया था, उस टाइम पर लोगों को नहीं पता था इसके बारे में बहुत कुछ। इधर में आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है उसके बारे में, तो इंटरेस्ट आने का मतलब एक अलग है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुद्दा होना है या ना होना, वो एक अलग बात है। ऐसा मत समझना कि इज़राइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट आज ही हो गया है। ये मुद्दा बहुत पुराना है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उससे पहले क्या हुआ। 2008 में भी ऐसा अटैक हुआ था, 2012 में भी ऐसा अटैक हुआ था, लेकिन आप लोगों को वो शायद नहीं पता है। तो अगर रूट तक जाना है तो इन चीज़ों को समझो। इन चीज़ों के समझने से कुछ नहीं होगा। इसमें चाहे आप जितना दिमाग लगा लो कि किसने कितने रॉकेट मारे, किसने कितने बॉम्ब गिराए, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुद्दा एक्चुअली समझो, मैटर क्या है, किस बात का मुद्दा है, जो ज़मीनी विवाद क्या है, उसको समझिए इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस बार आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखोगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले तो इज़राइल के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि इज़राइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है बेंजामिन नेतन्याहू। ये अभी हाल ही में फिर से री इलेक्ट हुए हैं और ये इनका 5th ऑफिस पीरियड चल रहा है और ये 9वें प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? इज़राइल के। अब ये देखो, ये पूरा मैटर क्या है बेसिकली, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये तो ठीक है कि इज़राइल ने भी एयर स्ट्राइक कर दिया हमास के ऊपर। इज़राइल किस बात को लेकर खफा है, या फ़लस्तीन या इज़राइल के ऊपर इनके बीच में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारी सिचुएशंस आज की डेट में पैदा हो गई हैं। तो ये वो वीडियो है जहाँ पर मैं आपको फुल स्टोरी बताऊँगा कि बेसिकली देखो है क्या। बेसिकली जब धुआँ उठता है, दैट मीन्स कि कहीं न कहीं चिंगारी होती है। तो हमें उस चिंगारी की तरफ जाना है और वहाँ पर मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच सको। आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के बाद कि फाइनली आज की डेट में जो टर्म्स है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, इसका रीजन क्या है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में और पहले से हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मैप को समझो कि ये है कहां पर। इनकी लोकेशन समझने की आप कोशिश करो। ये है हमारा भारत, ठीक है। तो भारत केवल केवल ये मैं यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इस मैप का हमें कोई काम नहीं है इस वीडियो में। ओके, तो इंडिया से अगर लोकेशन देखें तो हमारे वेस्ट की तरफ आप चलते चले जाओ, ये आ जाता है ईरान, आगे इराक, और इसके बाद ये आ जाता है जॉर्डन। और ये है आपका जॉर्डन, और जॉर्डन के ये बराबर में ये जो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, बस इसी को हमें अभी स्टडी करना है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये पूरा एरिया जिसको अभी मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये है पूरा इजराइल और इसी में है फलस्तीन। ओके, अब इसी को अगर जूम कर दें तो यहां पर ये नीचे वाले मैप में आप देख सकते हो। ओके, अब यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी केवल मैं आपको लोकेशन से बता रहा हूं। तो ये है आपका पूरा जॉर्डन, ठीक है। और ये आप देख रहे हो, ये नीचे नोक की तरह है बिल्कुल, ये है इजराइल। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? ये है पूरा इजराइल। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रे शेडेड है, ये तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया इट इज कॉल्ड फलस्तीन। और ये जो आपका ये है,
ये वाला जो बिल्कुल छोटा सा एरिया है, इट इज कॉल्ड गजा स्ट्रिप। ठीक है, अब यही वो गजा स्ट्रिप है जिसपे अभी 2 दिन पहले बम बरसाए हैं इसराइल ने। इसराइल के बम बरसाने की वजह से करीब 200 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। ओके, अब इसराइल ने यहाँ पर क्यों ये एक्शन परफॉर्म किया है, ये सारी चीजें बात की हैं, बट अभी हम जा रहे हैं हिस्ट्री पर समझने कि क्यों ये सिचुएशन आज की डेट में क्रिएट हो गई है। तो फिलहाल आप समझ चुके होंगे, ये है फलस्तीन, और ये जितना ये सब एरिया है, ये सब पूरा क्या है, ये सब इसराइल है, और ये साइड में गजा स्ट्रिप है। ओके, ये भी पहले ही फलस्तीन था ये वाला एरिया, लेकिन आज की डेट में जॉर्डन के कब्जे में है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैप में होपफुली आपने समझ लिया होगा। आज की डेट में गाइस देखो है क्या कि जितना भी ये पूरा मिडिल ईस्ट है, पूरे मिडिल ईस्ट की अगर समस्या की बात करें तो सभी कंट्रीज को एक ही प्रॉब्लम है। पूरा मिडिल ईस्ट एक ही समस्या से गुजर रहा है, और वो है इजराइल फलस्तीन। ये आज की डेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, हर किसी को इससे प्रॉब्लम है। ओके, अब इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इसमें आप कोई भी धर्म की लड़ाई मत समझो। इसमें धर्म की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। इसको बोलते हैं वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई का मतलब क्या होता है, ये है मालिकाने हक की लड़ाई। ओके, कि किसका मालिकाना हक होगा जेरूसलम पर। अब देखो जेरूसलम क्या है, मुझे मैं समझता हूं कि अभी बीच में मैं गजा बोल रहा हूं, बीच में मैं फलस्तीन बोल रहा हूं, बीच में इसराइल बोल रहा हूं, और अब मैंने एक नया नाम लिया जेरूसलम, जो कि कैपिटल है आज की डेट में इसराइल की। ठीक है, देखो बात को आप समझने की कोशिश करना। आप ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, इसमें आपको ये इजराइल दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा हमारा इजराइल है, ये है हमारी गजा स्ट्रिप। ओके, और ये है इजराइल की कैपिटल क्या, जेरूसलम। ओके, और ये वाला मैंने अभी आपको पार्ट बताया था, ये जो ग्रे शेडेड है ये क्या है, ये है फलस्तीन। ओके, अब आप नेट पे, अब आप गूगल पे जब भी सर्च करते हो तो आपको पता लगता है इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। लेकिन साथ ही में अगर आप फलस्तीन की कैपिटल सर्च करोगे तो वहां पर एक कैपिटल लिख के आती है रामल्ला, और दूसरी कैपिटल लिख के आती है ईस्ट जेरूसलम। ठीक है, अब ईस्ट जेरूसलम ये क्या है एक्चुअली, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत पहले, हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आसपास, बहुत और भी उससे भी पहले नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आसपास हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करते हैं तो वहां पर उस टाइम पे ना ही कोई फलस्तीन था और ना ही कोई इसराइल था। ओके, इसराइल और फलस्तीन का जन्म ही नहीं हुआ था। तो हमें देखना है 1907 में सबसे पहले। तो ये जितना पूरा भी स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप यहां देख रहे हो, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता था, जेरूसलम कहलाता था। ध्यान रखिए, अभी यहां पर ये वो टाइम पीरियड था जहां पर ना ही जॉर्डन था, ना ही फलस्तीन बना हुआ है, ना ही इसराइल बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जेरूसलम था। ये पूरा एरिया क्या कहलाता था, जेरूसलम कहलाता था। अब देखो शुरुआत इसकी यहां से क्या होती है कि पूरे जेरूसलम पर मालिकाना हक किसका होगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहां पर ओटोमैन एम्पायर था। ये पूरा कौन सा एम्पायर कहलाता था, ओटोमैन एम्पायर कहलाता था। अब ये जो ओटोमैन एम्पायर था, ये पीसफुली यहाँ पर लोग रहते थे। ओटोमैन एम्पायर की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर बताऊं आपको, ओटोमैन एम्पायर में आपको देखो है क्या एक्चुअली, इसराइल में 3 तरीके की, इसराइल या फलस्तीन की हम बात करें तो वहां पर 3 तरीके की समुदाय रहते हैं। ये 3 तरीके के समुदाय कौन कौन से हैं, एक तो है क्रिश्चियन फलस्तीनियन, दूसरे हैं मुस्लिम, और तीसरे हैं ज्यूस। ठीक है, अब ये मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे करीब 1917 के आसपास की ये बात है, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर 86% ये थे मुस्लिम फलस्तीन, मतलब 86% वहां पर मुसलमान थे, 10% क्रिश्चियन थे, और 4% केवल ज्यूस थे। अब बात को आपको समझने की कोशिश करना है, एक्चुअली हुआ क्या। सारी चीजें यहां पर बिल्कुल सही चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं थी, लेकिन यहां पर होता क्या है, होता यह है कि करीब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर खत्म होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते यहाँ के जो आसपास के जो पूरे कंट्रीज हैं, पूरे आसपास के 10 कंट्रीज करीब आजाद देश की मांग करने लगते हैं, आजादी की यहाँ पर मांग करने लगते हैं, और वहीं से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। जब यहाँ पर आसपास के कंट्री आजाद देश की मांग करने लगते हैं ये सारे एरिया, तो यहां पर क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेज हो जाती है ज्यूइश पीपल के लिए। जी हाँ, इन पीपल के लिए जो कि 4% केवल कहां पर थे, जेरूसलम में थे। अब ये जो 4% जिस पीपल थे उनके आसपास वाले एरिया में भी, मतलब कि इसके बाहर के एरिया, इधर में भी
ये वाला जो एरिया था, यहाँ के भी ज्यूस यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यूस लोगों पर यहाँ पर अत्याचार होने लगता है, उसी के चलते आजादी की मांग को लेकर। जब यहाँ पर ज्यूस लोगों के साथ अत्याचार होता है, तो इवन अत्याचार ही नहीं, ज्यूस लोगों के घर तक उनसे छीन जाते हैं, उनका ना ही कोई रहने का ठिकाना बचता है फाइनली। अब ज्यूस लोग क्या चाहते हैं? ज्यूस लोग ये चाहने लगते हैं कि वो अपना एक अलग देश बना ले। बात आ रही है समझ? मतलब कि जेरूसलम में ही कोई एक अलग जमीन ले और वहां पर उस पूरे एरिया को क्या, ज्यूस के लिए अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। अब यहीं से मेन प्रॉब्लम की जड़ स्टार्ट होती है। ठीक है, ये तो मैं चला गया था 1930 के आसपास बताने के लिए कि वहां पर क्या हुआ था एक्चुअली, लेकिन अब फिर से आते हैं 2 नवंबर 1917 की बात है। 2 नवंबर 1917 को अब फ्रेम में आने वाला है कौन? यूके। यूके ये है सबसे बड़ा विलेन। जब भी हम बात करते हैं इस तरीके की कभी भी सिचुएशंस आज की डेट में अगर क्रिएट हुई हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इतिहास में हर जगह आपको यूके का नाम मिलेगा अगर आपको आज की डेट में वहां पर खींचातानी की सिचुएशन दिख रही है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया, तो हमारा इतिहास यूके से जुड़ा हुआ है। यूके इस तरीके की गले की घंटी हमारे गले में मान के गया है कि आज भी हम आपस में लड़ रहे हैं बस। तो 1917 में एक्चुअली यूके यहां पर फ्रेम में था। अब देखो यूके का यहां पर रोल क्या था। यूके यहां पर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर चल रहा था। 2 नवंबर 1917 की बात है। यूके ने यहां पर बालाफोर डिक्लेरेशन किया था। ठीक है, अब ये जो बालाफोर डिक्लेरेशन था, इसके साथ यूके ने वादा किया था 3 लोगों से। अब ये 3 वादे क्या थे? वादा सबसे पहला इन्होंने किसके साथ किया? यूके ने। अब ये 3 वादे इन्होंने किए। इन्होंने सबसे पहला वादा किया जिस पीपल से। किनसे? जिस पीपल से। इन्होंने क्या बोला जिस पीपल को कि भैया अगर आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मेरा साथ देते हो तो फिर हम आपको फलस्तीन में बसा देंगे। ठीक है, ये पूरा फलस्तीन है। बात समझने की कोशिश करिएगा, अभी इजराइल नहीं है ये, अभी हम लोग 1917 में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बालाफोर डिक्लेरेशन हुआ, इसके तहत यूके ने बोला कि आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारा साथ दो। किससे बोला? ज्यूस से बोला। ठीक है, ज्यूस से बोला। तो ज्यूस को बोला कि अगर आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मेरा साथ देते हो तो हम आपको अलग से यहां पर बसा देंगे, फिलिस्तीन में ही हम आपको बसाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यूस इनका साथ देंगे ही देंगे। ये इन्होंने किया पहला वादा। दूसरा वादा इन्होंने किया, उस टाइम पर मक्का के शरीफ थे, ये है मक्का के शरीफ और इनका नाम है हुसैन बिन अली। हुसैन बिन अली से इन्होंने ये वादा किया कि अगर आप ओटोमैन एम्पायर के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करोगे। ठीक है, ये पूरा फलस्तीन उस टाइम पे ओटोमैन एम्पायर के कब्जे में था। तो ओटोमैन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था कौन? यूके लड़ रहा था। तो इन्होंने क्या बोला कि इनसे हुसैन बिन अली जो कि मक्का के शरीफ थे, इनसे भी इन्होंने वादा किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने इससे वादा किया कि अगर आप ओटोमैन एम्पायर के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करते हो तो हम आपको युद्ध के बाद, जब एक बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको पूरे अरब का शासक बना देंगे। सिर्फ फलस्तीन का ही नहीं, पूरे अरब का शासक बनाएंगे। तो ये तो हो गया दूसरा वादा। पहला वादा ये हो गया, दूसरा वादा ये हो गया। इतना ही नहीं, तीसरा वादा सेम लैंड को लेकर यूके ने किया था। किससे? फ्रांस से किया था। इन्होंने फ्रांस से क्या वादा किया? फ्रांस से ये 1916 में ही वादा कर चुके थे कि अगर आप मेरा साथ देते हो तो युद्ध खत्म होने के बाद हम, ये जो फलस्तीन है, ये आधा आधा दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। आधा आधा ये फलस्तीन हम बांट लेंगे। अब आप खुद सोचिए, फ्रांस से भी एक वादा हो चुका है कि फलस्तीन आधा आधा बढ़ जाएगा, और हुसैन बिन अली से भी वादा हो चुका है कि हम आपको पूरे अरब का खलीफा बना देंगे, पूरे अरब का शासन दे देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? या तो अरब का शासन इनके पास जाएगा या तो यहाँ पर आधे में फ्रांस रूल करेगा। और तीसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ज्यूस, इनको बोला हुआ था कि हम आपको फलस्तीन में बसा देंगे विदाउट एनी बेस या फिर विदाउट इन्होंने एनी प्लानिंग। ये सारे इन्होंने वादे कर रखे थे। मतलब कि एक ही जमीन के लिए इन्होंने 3 वादे कर रखे थे। ओके, और किससे किससे? पहला वादा ज्यूस से, दूसरा वादा इन्होंने किया हुआ था मक्का के शरीफ से, और तीसरा वादा किया था फ्रांस से। अब होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। यूके के लिए सिंपली ये कहना होता है यूके का कि अभी जो फलस्तीन के लोग हैं, अभी ये शासन करना नहीं जानते हैं। तो जब तक ये शासन करना नहीं जान जाते हैं तब तक हम यहां पर शासन करेंगे। बात आ रही है समझ? और यहां पर यूके ही शासन करता है। ओके,
फलस्तीन के लोग, इनका कहना होता है कि फलस्तीन के लोग अभी इस लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शासन करेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे कि शासन किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है। ये फलस्तीनियन को शासन सिखाते हैं कैसे। यहाँ पर ये सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं। किसके लिए? ये एक नहीं, 3 तरीके के इंस्टीट्यूट खोलते हैं। पहला इंस्टीट्यूट ये खोलते हैं मुस्लिम के लिए अलग इंस्टीट्यूट, ज्यूइश के लिए अलग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, और तीसरे खोलते हैं क्रिश्चियंस के लिए अलग इंस्टीट्यूट। तो मुस्लिम अलग हो गए, ज्यूइश अलग हो गए, और क्रिश्चियन अलग हो गए। बात कुछ कुछ आप लोगों के माइंड में समझ आ रही होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहीं से स्टार्ट होता है डिवाइड एंड रूल। बात आ रही है समझ? जो लोग अभी साथ में थे, उनके इंस्टीट्यूशंस ही अलग बना दिए गए, और उनको अलग अलग शिक्षा दीक्षा यहाँ पर दी जाने लगी। मतलब कि ये इनके खिलाफ भड़क रहे हैं, ये इनके खिलाफ भड़क रहे हैं, और ये इनके खिलाफ भड़क रहे हैं। बात आ रही है समझ? और सारी नींव रखने का काम कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। ऐसा चलते चलते करीब 1938 आ जाता है, 1938 आ जाता है। अब ये जो 1938 आ जाता है, तो फलस्तीन में जो अभी तक पॉपुलेशन केवल ज्यूज की कितनी थी? 4% थी। लेकिन 1938 तक आते आते फलस्तीन में ज्यूज की पॉपुलेशन हो जाती है कितनी? 30%, जो कि बहुत ज्यादा होती है। अब ये बढ़ती हुई आबादी को देखकर यहाँ पर जो मुस्लिम्स होते हैं और जो क्रिश्चियंस होते हैं, वो ज्यूज की आबादी को देखकर यहाँ पर आवाज उठाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ओके। और उनकी आवाज को ज्यूज की मदद से ही दबाया जाता है। ब्रिटिशर्स कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम खेलते थे। यहाँ पर ज्यूज की आवाज से ही उनको दबा दिया जाता है, और ज्यूज को इस बात का हवाला दिया जाता है कि अगर आप मेरे लिए यहाँ पर नहीं लड़ोगे तो आपका भी देश निकाला हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यूज किसका साथ देंगे? ज्यूज ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, और साथ में वहां के मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की आवाज को दबा दिया जाता था। अब साथ ही में इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को खुश करने के लिए कि अगले साल हम आपको आजाद कर देंगे। मतलब कि ये बात हो रही है कब की? 1938 की बात हो रही है, 1938 की बात है। इन्होंने बोला कि हम अगले साल आपको आजाद कर देंगे। लेकिन 1939 से क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, तो यहां पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होने के बाद ये सारा मुद्दा चला जाता है कूल बैग में। कुछ भी यहां पर नहीं बचता है, फिलहाल कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, तो यूके इस पूरी प्रॉब्लम को उस शख्सियत के तहत डाल देता है जिस शख्सियत से आज की डेट तक ये प्रॉब्लम चलती चली आ रही है। यूके इस पूरी प्रॉब्लम को उठाकर किसको दे देता है? ये ट्रांसफर कर देता है इस पूरी प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशंस को। अब यूनाइटेड नेशंस को ये इस प्रपोजल के तहत देते हैं, ये प्रपोजल देते हैं और सारी प्रॉब्लम ट्रांसफर कर देते हैं यूनाइटेड नेशंस को कि इजराइल को ज्यूज का स्टेट बना दिया जाए और अरब स्टेट बना दिया जाए फलस्तीनियन को। ओके। अब यहां पर होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है? 1947 में, 1947 में, जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका होता है पूरी तरीके से, फलस्तीन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। अभी तक ये फलस्तीन था, अब फलस्तीन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग बना दिया जाता है इजराइल, और एक भाग बना दिया जाता है फलस्तीन। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसका इतना अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इजराइल अलग है, ये जितना भी आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ये सब इजराइल है, ये सारा व्हाइट वाला इजराइल है, और ये है ग्रीन वाला फलस्तीन। इस स्ट्रक्चर को देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि यूएन चाहता था कि यहाँ पर शांति बनी रहे। ओके। इस स्ट्रक्चर को, इस तरीके से स्ट्रक्चर पहली बार देखा गया था किसी को डिवाइड करने का। मतलब कि लड़ाई होना यहाँ पर स्वाभाविक था, ये तो होना ही होना था, और यहाँ पर वही होता है फाइनली। इस मैप को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या होना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही होनी है, आगे चलकर वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। ओके। और यहाँ पर क्या होता है कि लेकिन जैसे ही ये इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, जो फलस्तीनियन होते हैं वो यूएन के इस ऑर्डर को मना कर देते हैं, वो यूएन के इस एक्शन को मानने से ही मना कर देते हैं। वो मानते ही नहीं है कि फलस्तीन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब दूसरी तरफ जो ज्यूइश होते हैं, जो इजराइल में बस गए होते हैं, ठीक है, यहां पर ज्यूस ने तुरंत, ज्यूस इससे बिल्कुल एग्री होते हैं, और ज्यूस साथ ही में खुद को एक, इसको इजराइल को बनाने के बाद इसको एक फ्री स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, आजाद राष्ट्र इसको डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब कि इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है, और इनको जैसे इनको इनका वर्ल्ड मिल गया। ओके। तो फाइनली ये बिल्कुल खुश हैं, और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब यहां से प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। अब आगे देखने की कोशिश करना है आगे होता क्या है।
1947 में ये हो चुका। 1948 में ही अगले साल जितने भी अरेबियन कंट्रीज होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं। किस पर? इसराइल पर अटैक कर देते हैं। इसराइल पर अटैक करने के बाद 1948 में जब ये युद्ध खत्म होता है तो नक्शा कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। मतलब कि अरेबियन कंट्रीज को इसराइल तो हराता ही हराता है, साथ में जब ये बैटल खत्म होता है तो फलस्तीन का ये भी नामो निशान यहां से खत्म हो जाता है और ये पूरा भी फलस्तीन से छीन लेता है। कौन? इसराइल। ये आप देख रहे हो, ये पूरा खत्म हो गया इधर से, ये पूरा वाइट हो गया इधर। बात आ रही है समझ? मतलब कि फलस्तीन का 40 से 45% भाग यहां से भी चला जाता है। मतलब कि अभी तक फलस्तीन के लिए ठीक है, घाटे का सौदा था, लेकिन अब और भी बड़ा घाटा होता है। 1948 के वॉर के बाद इसराइल काफी कुछ छीन लेता है फलस्तीन का। अब फलस्तीन केवल एक छोटा सा ये बचा हुआ है प्रोविंस। ये फलस्तीन अलग है और गाजा स्ट्रिप आप देख ही रहे हो, गाजा स्ट्रिप बिल्कुल अलग हो चुकी है। ठीक है, तो ये यहां तक प्रॉब्लम और ज्यादा रेस होती है। और साथ ही में क्या होता है कि यहाँ पे जो फलस्तीन में जो 7 लाख लोग होते हैं अपने ही देश में रिफ्यूजी हो जाते हैं। फलस्तीन के 7 लाख लोग ये अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए। ओके, मतलब कि जो ये इनका एरिया छीन लिया, ये अपने ही देश में अब रिफ्यूजी है ना, क्योंकि वहां पर इसराइल का कब्जा हो चुका है। अब होता क्या है कि 1973 में एक बार फिर से अरेबियन कंट्रीज जो है वो इसराइल पे अटैक करते हैं। और ये जो इसराइल पे अटैक होता है, इस इसराइल के अटैक को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं योम किपुर वॉर। योम किपुर वॉर। ये जो योम किपुर वॉर होता है, इसमें फिर से अरेबियन कंट्रीज को इसराइल हराता है और 1987 में एक नई जंग की शुरुआत होती है। 1987 में फलस्तीन में लोग बायकॉट करने लगते हैं इसराइल के सभी सामान का और सर्विसेज का, कि हम इसराइल से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और कोई भी उसकी सर्विसेज का यूज नहीं करेंगे। और साथ ही में जो फलस्तीनियन लोग होते हैं वो इस बात से भी इनकार कर देते हैं कि हम इसराइल की गवर्नमेंट को कोई टैक्स देंगे। इनका कहना होता है कि हम कोई टैक्स भी नहीं देंगे आज से। जब ये टैक्स वाली बात आती है तो इजराइलियन गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व करती है किसको? मिलिट्री को इन्वॉल्व करती है। और यहीं से एंट्री होती है मिलिट्री की। और ऑब्वियस सी बात है, हर देश का इतिहास गवाह है, जब भी मिलिट्री इन्वॉल्व होती है तो कुछ शांत नहीं रहता है। और फाइनली यहाँ पर मिलिट्री इन्वॉल्व होती है और मिलिट्री के इन्वॉल्व होने के बाद यहाँ पर मिलिट्री एक्शन लेता है इसराइल, टैक्सेस ना देने की वजह से। और फलस्तीन में जो हार्डकोर होते हैं वो तो मारे ही जाते हैं और साथ में कई सारे मासूमों की भी हत्या होती है आर्मी से। ओके, ये एक्शन बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज लेके आता है और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट फाइनली क्या होता है? एक नया ग्रुप बनता है फलस्तीन में। ये हार्डकोर ग्रुप है जिसका नाम है हमास। जैसे जैश ए मोहम्मद है उसी तरीके से हमास है। ओके, अब जैश ए मोहम्मद और हमास, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है, आप ये मत समझना कि मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। ओके, एक्चुअली दोनों ही वायलेंस वे एक्वायर करते हैं, बट जैश ए मोहम्मद क्या है? जैश ए मोहम्मद का कहना है कि वो जिहाद का रास्ता अपना रहे हैं, जिहाद वर्ड का वो गलत यूज कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन जो हमास है, हमास यहाँ पर एक अहिंसा हुई थी, उसकी वजह से नॉर्मल लोगों पर एक सॉरी हिंसा हुई थी, यहाँ पर जो वायलेंस हुआ था उसकी वजह से एक नए ग्रुप ने जन्म लिया और ये था हमास। हमास ने सीधी सीधी जंग छेड़ दी इसराइल के खिलाफ। ओके, और यही जंग आज की डेट में चल रही है। अब हुआ क्या कि हमास का जन्म कब हुआ? हमास का जन्म हुआ 1987 में। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, 1993 में 16 अप्रैल 1993 में हमास ने अपना पहला सुसाइड बॉम्बर अटैक किया इसराइल के अंदर। जब ये पहला सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ तो फिर से एक बार सिचुएशन तनातनी में आई, लेकिन 1993 में ही दोनों राष्ट्रों के बीच में, इसराइल और फलस्तीन के बीच में, दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है। इसको बोला जाता है ओस्लो ट्रीटी। ओके, ओस्लो ट्रीटी आप यहां पर देख पा रहे हो, ये इसराइल और फलस्तीन दोनों के बीच में ओस्लो ट्रीटी हो रही है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। लेकिन यहां पर कई सारे सवाल इंतजार कर रहे होते हैं दोनों कंट्रीज का। सवाल क्या होते हैं? सवाल जैसे कि ये होते हैं कि यहां पर जो 50% ड्रिंकिंग वाटर है वो आता है ओशियन से। ठीक है, ओशियन उसका सोर्स है। तो ये जो वाटर के सोर्सेज होंगे ये किसके पास रहेंगे? दूसरी चीज, जो 7 लाख रिफ्यूजीज हैं यहाँ पर, उनका क्या होगा? साथ में अगर हम डिवाइड करते हैं इन दो राष्ट्रों को तो किस तरीके से मैप डिक्लेरेशन होगा? मतलब कि ये तीन जो बड़े बड़े सवाल थे वो जब रेज होते हैं तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। ट्रीटी तो हो जाती है ओस्लो, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। अब इसके बाद 2005 के बाद से इसराइल ने यहाँ पर एक नई चीज करना स्टार्ट किया।
इसराइल ने जितनी भी अपनी बॉर्डर थी वहां पर वॉल बनानी स्टार्ट कर दी। ये आप देख रहे हो, इसराइल ने इस तरीके से वॉल बनानी यहाँ पर स्टार्ट कर दी। इसराइल का ये कहना है यहाँ पर कि इसराइल रणनीतिक तौर पर खुद को सेव कर रहा है यहाँ पर, लेकिन फलस्तीन का क्या कहना है? फलस्तीन का कहना है कि वो उसकी जमीन घेर रहा है। ओके, अब दोनों के बीच में फिर से एक बार तनातनी स्टार्ट होती है और यहाँ पर जो हमास है, हमास एक बार फिर से एक्टिवेट होता है और हमास क्या करता है? हमास यहाँ पर इसराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और ये काफी डेडली अटैक्स होते हैं। यहाँ पर हमास स्टार्ट करता है क्या? लॉन्चिंग पैड स्टार्ट अपने तैयार करता है रॉकेट्स के, और रॉकेट्स के लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल करता है डायरेक्ट इसराइल के ऊपर। जब ये रॉकेट लॉन्चर्स और यहाँ पर मोटार्स दागे जाते हैं इसराइल की तरफ, तो ये इसराइल के सिर्फ जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं या उनको ही हार्म नहीं करते हैं, इवन इसराइल की जो सिविल कॉलोनीज होती हैं वहां पर भी जाके ये बॉम्ब गिरते हैं। ओके, और इसराइल में बड़े लेवल पर कैजुअलिटी होती है 2005 से 8 के बीच में। अब यहाँ पर इसराइल की बारी होती है क्योंकि हमास हमास अपना एक्शन दिखा चुका होता है। अब बारी है किसकी? इसराइल की। 2012 में उसी का कॉन्फ्लिक्ट करता है इसराइल। इसराइल क्या करता है? उसी का बदला लेता है 2012 में और अटैक करता है कहां पर? अटैक करता है इसराइल, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। हमास एक्चुअली है क्या कि फलस्तीन ये है, और हमास का जो बेस है वो यहाँ पर है गजा स्ट्रिप में, इसको बोलते हैं गजा स्ट्रिप। ठीक है, गाजा पट्टी भी इसको बोलते हैं, हिंदी में गजा स्ट्रिप बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो हमास यहां पर करता है स्टे ज्यादातर। तो इसराइल का ये गजा पर, तो ये जो 2012 में जो ये अटैक करता है इसराइल गजा स्ट्रिप के ऊपर, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेडली अटैक होता है और पहली बार हमास के ऊपर इतना बड़ा डेडली अटैक होता है। इसमें लगभग पूरे गजा स्ट्रिप को तबाह करके रख देता है इसराइल 2012 में। ओके, अब यहां पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 2012 से आप देख ही रहे हो ये न्यूज चली रही है फाइनली कि आज की डेट तक दोनों कंट्रीज रुक ही नहीं रही हैं। हमास का कहना है कि वो उनके और इसराइल के बीच में लैंड डिस्प्यूट्स हैं। ओके, तो वो इसराइल को उसका जवाब देंगे, और इसराइल का फलस्तीन से कहना है कि वो हमास को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमास को हटना ही होगा यहां से। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है, यहां पर कई लोगों के माइंड में एक चीज होगी कि जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है किसको? जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद अजहर को। ठीक है, उसी तरीके से हमास का जो लीडर है उसको भी कर देना चाहिए इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन बहुत पहले ही बंद हो चुका है। 2005 में 2005 में फलस्तीन में हमास सरकार में आ चुका है पहले ही। जैसे कि आज की डेट में हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर जैश ए मोहम्मद का कमांडर मसूद अजहर वहां पर खुलेआम टहलता है, उसी तरीके से हमास का जो ये कमांडर है, हमास के लोग वहां पर खुलेआम टहलते थे। ओके, इसी तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सत्ता में आ चुके हैं फलस्तीन की। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि फलस्तीन में आज की डेट में हमास की ही सरकार है। तो जब ऑब्वियस सी बात है हमास सरकार में ही है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन जाएगा? ओके, और यही रीजन है कि हमास इसराइल पर मोटार और रॉकेट दागता रहता है और इसराइल इसी तरीके से एयर स्ट्राइक करता रहता है। अभी हुआ क्या कि पिछले एक साल में इसराइल के ऊपर 600 रॉकेट दागे हैं हमास ने। अब उसी का बदला कल की डेट में लिया है। कल की डेट में इसराइल ने 120 बम गिराए हुए हैं। किस पर? पूरी गजा स्ट्रिप पर, और पूरी गजा स्ट्रिप को हिलाकर रख दिया है, और यही बना हुआ है आज की डेट में न्यूज में। ओके, बेंजामिन नेतान्याहू हैं इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि जब तक हमास कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा, तब तक हम हमास को मारने के लिए कुछ भी करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसराइल को क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि इसराइल बिना देखे ही बॉम्बार्डिंग करता है। इसराइल जब भी अटैक करता है बिना देखे मारता है, और इसकी वजह से यहाँ पर महिला और बच्चे भी बहुत ज्यादा फलस्तीन के मरते हैं। बहुत सारे हजारों बच्चे तो आज तक अनाथ हो चुके हैं फलस्तीन के, जस्ट बिकॉज ऑफ सीधा सा कहना है कि हम हमास को टॉलरेट हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो टेररिज्म एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। आज की डेट में अगर फिलहाल बोलूं तो बस यही प्रॉब्लम है कि फलस्तीन सोच रहा है कि ये कब खत्म करेंगे और इसराइल समझ रहा है कि ये कब खत्म करेंगे। दोनों ही कंट्री बस यही सोचने में बिजी है, कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जो ज्यूइश हैं फलस्तीन में, ठीक है, उन ज्यूइश को थोड़ा सा आराम से रिएक्ट करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर रिफ्यूजी ही हैं बस। ठीक है, और जो मुस्लिम्स हैं फलस्तीन के और जो क्रिश्चियंस हैं फलस्तीन के, उनको ये सोचना चाहिए कि जो ये ज्यूइश यहाँ पर रह रहे हैं वो उन्हीं के भाई हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। तो यही एक समस्या का समाधान हो सकता है आगे चलकर, बट फिलहाल के लिए
यही चल रहा है और यही सारी सिचुएशंस है कॉन्फ्लिक्ट की, और यहीं तक ये वीडियो था। होपफुली आप सभी को पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि इजराइल और गजा स्ट्रिप और फलस्तीन ये बेसिकली क्या पूरा सिनेरियो है और क्यों एयर स्ट्राइक अभी हाल ही में इजराइल ने करी हुई है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आप मेरे चैनल से करंट अफेयर डेली बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं।